अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था। ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक में शामिल है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिए थे, वो भी टॉपिक में, पीएमसी के टॉपिक में शामिल है। उसके बाद है बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के तहत इक्वेशन को बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के तहत, वो हमने बैलेंस की। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब उनमें जो है एक आती है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी। और जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, देखो बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आयंस मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और वो जब आयन अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, चार्ज खत्म हो जाती है, न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक होता है बेटा कैथोड, दूसरा होता है एनोड। एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, जहां पे रिडक्शन होती है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहते हैं हम, वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है बेटा, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होती है और जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। और जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। केटाइन कैथोड की तरफ जाएंगे, जो केटाइन है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो एनाइन होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। और जब वो आयंस इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, जब वो आयन पहुंचेंगे इलेक्ट्रोड पर तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाती है, और वो न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं। जो केटाइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल होते हैं, और जो एनाइन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं बेटा, केटाइन भी न्यूट्रल और एनाइन भी न्यूट्रल। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और याद कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझे नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, दूसरा होता है वोल्टिक सेल, जिसको हम कहते हैं बैटरी या गैल्वानिक सेल, वो स्पॉन्टेनियस है। बेटा देखो, जो वोल्टिक सेल है या गैल्वानिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस अमल है। स्पॉन्टेनियस से मुराद ये है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं, उसके बाद बैटरी खुद करंट प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो समझे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद खुद हो जाता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है बेटा। तो अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस है मूवमेंट ऑफ एनाइन एंड केटाइन। केटाइन और एनाइन की मूवमेंट होगी towards their respective electrodes when electric current pass through electrolytic solution। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आयंस मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन है, देखो मूवमेंट ऑफ केटाइन एंड एनाइन
टूवर्ड्स, देखो मूवमेंट है केटाइन और एनाइन की टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। देखो मूवमेंट है केटाइन और एनाइन की टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देखिए बेटा जैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आयंस जो होते हैं वो मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, केटाइन कैथोड की तरफ और एनाइन एनोड की तरफ। और जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे तो आयंस रेंडमली मूव करते रहेंगे। अब देखो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे तो जो आयंस होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, बेतरतीब होते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आयंस जो मूव करते हैं वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, केटाइन कैथोड की तरफ और एनाइन एनोड की तरफ मूव करेंगे। और जब वो अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचते हैं तो अपनी चार्ज खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्राइसिस। ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखो, बेटा इलेक्ट्राइसिस किसकी कर रहे हैं हम, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन की, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्राइसिस करेंगे। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और उसका एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर आयंस, क्लोराइड आयन। तो बेटा कॉपर क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट हो गया है, आयोनाइज हो गया है, केटाइन और एनाइन में तब्दील हो गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तब्दील हो गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन चुके हैं इसमें से। तो कॉपर क्लोराइड आयोनाइज हो गया, कॉपर आयन और क्लोराइड आयन बन गए हैं। अच्छा अब एक रिएक्शन कैथोड पर होगा, दूसरा एनोड पर होगा। जो केटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और जो एनाइंस हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो एक रिएक्शन कैथोड पर होगा, एक होगा एनोड पर। तो अब रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन होगा कैथोड पर। तो बेटा कॉपर जो आयंस हैं वो कैथोड पर जाएंगे, ये कॉपर आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, ये केटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे दो। बेटा कॉपर आयंस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और बन जाएगा कॉपर सॉलिड। रिडक्शन हुई है, इसका मतलब है कैथोड पर रिडक्शन हुई है। बेटा जो कैथोड है वहां पे रिडक्शन हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वहां पे केटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और गेन करके न्यूट्रल हो गए हैं। अब आते हैं रिएक्शन एट एनोड। अच्छा बेटा एनोड पर रिएक्शन, क्लोराइड आयन जाएंगे, क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर की रिडक्शन हुई है, बेटा कॉपर रिड्यूस हो गया,
कॉपर मेटल में अब जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन गैस में तब्दील होकर इलेक्ट्रॉन लूज किए उन्होंने, और जो क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करेगा। अच्छा, अब इसको रिएक्शन को हम ऐड करेंगे, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा इन दोनों को हमने सम करना है। देखो आगे कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन गया। बेटा ये रिडक्शन है, क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस में तब्दील हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज कर दिए। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को हमने सम करना है, हमने ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन में कैंसिल हो गए, 2 गेन हो रहे हैं 2 लूज हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। कॉपर आयंस प्लस क्लोराइड आयन, कॉपर मेटल प्लस क्लोरीन गैस, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा ये सम है किसका? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम है ये। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या है? ये सम है, दोनों को हमने ऐड किया है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप सम करेंगे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा ये सम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, जिसको बोलते हैं वैसे रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम, दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है बेटा, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस जिस इंस्ट्रूमेंट में होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इसको। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल consists of 2 electrodes। अच्छा, consists of 2 metal plates known as electrodes। ठीक है बेटा, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो मुश्तमिल होता है 2 मेटल की प्लेट्स पर, जिसको एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अच्छा, उनको हम कहते हैं कैथोड और एनोड। और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है बेटा, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर, जहां पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और एनोड जो है, जो एनोड है
इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बेटा एनोड जो था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। at which oxidation occur। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस होते हैं। इसको देख लो, बेटा इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया हमने। इसको कहते हैं कैथोड। इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, इसको हम कहते हैं एनोड। और उसके अंदर सॉल्यूशन जो है वह कॉपर क्लोराइड का। तो बेटा जो केटाइंस हैं, जो कॉपर आयंस हैं केटाइन, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जो एनाइंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। जो केटाइंस, जो पॉजिटिव आयंस हैं बेटा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, चार्ज खत्म हो जाती है। और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, वहां पे जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एनोड पॉजिटिव है और जबकि कैथोड नेगेटिव है। जबकि गैल्वानिक सेल में देखो, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, बेटा गैल्वानिक सेल में जैसे का बैटरी है, देखो गैल्वानिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिव का होता है। ठीक है, इन गैल्वानिक सेल बैटरी एनोड इज नेगेटिव। एनोड नेगेटिव का होता है क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। एनोड पर इलेक्ट्रॉन की स्टोरेज होती है। बेटा बैटरी जो है एनोड पर इलेक्ट्रॉन को स्टोर करती है। बैटरी क्या करती है, जब करंट को स्टोर करती है तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर लेती है, इसलिए एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं और वहां से फिर वो मूव करते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। तो एनोड इज नेगेटिव। और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट के जरिए। जो करंट फ्लो करेगा वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट के जरिए। अच्छा, अब उसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत अहम टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही आपको पता चलता है कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलता है एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मेजरमेंट होती है केमिकल एक्टिविटी की, बेटा केमिकल रिएक्टिविटी की। किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी का पता
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा एलिमेंट है जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर आपको दो एलिमेंट दिए जाएं और दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी जाए तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आपको एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। तो याद कर लो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो पोटेंशियल दी जाती है वो रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी आपको। बेटा देखो एलिमेंट की दी जाती है रिडक्शन पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। उसी रिडक्शन पोटेंशियल से आपको अंदाजा लगाना है कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोपोटेंशियल के पहले आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में ये होता है कि मेटल को देखें, जब मेटल का इलेक्ट्रोड है, जब उसको डिप करते हैं उसके अपने इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन के अंदर, तो पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होता है बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन। सबको कहते हैं जिंक है, जिंक की प्लेट है, जिंक मेटल, जिंक की प्लेट, जिंक की प्लेट को डिप करते हैं जिंक सल्फेट में, उसका मतलब उसके अंदर जिंक आयन्स हैं। देखो बेटा जिंक की प्लेट है, जिंक मेटल की प्लेट को हम डिप करेंगे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, मतलब मेटल की प्लेट को डिप किया जाता है उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। कॉपर की प्लेट को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर, इसका मतलब है मेटल को डिप किया जाता है, मेटल को रखा जाता है उसके अपने इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के अंदर, जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट के अंदर, तो मेटल की प्लेट को डिप किया जाता है उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वोल्टेज का डिफरेंस पैदा होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें पता चलता है कि एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। अगर एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल, बेटा एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल अगर साइन नेगेटिव की है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की साइन नेगेटिव की है तो वो एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। और जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की साइन प्लस की है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल difference of potential created between metal and its own ion। देखो बेटा डिफरेंस पोटेंशियल का पैदा होता है मेटल और उसके अपने आयन के दरमियान। देखो मेटल और उसका अपना आयन, मेटल और उसके अपना आयन, मतलब कॉपर है तो कॉपर आयन, जिंक है तो जिंक आयन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आयन, लिथियम तो लिथियम आयन, सोडियम है तो सोडियम आयन। इसका मतलब है मेटल और आयन के दरमियान। बेटा मेटल और उसके आयन के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। जिसमें मेटल को डिप करेंगे, मेटल की प्लेट होगी जिसको डिप करेंगे उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो अब देखो जिंक आयंस हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। बेटा जिंक आयंस हैं, ये जिंक आयन ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और जिंक सॉलिड बन गया। तो अब देखो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड पैदा होता है बिटवीन मेटल, जिंक मेटल एंड इट्स ओन आयन। जिंक मेटल, ये जिंक मेटल है और उसका जिंक आयन है और इसके अंदर रिडक्शन हो रही है, इसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, ये जिंक की बेटा रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। कॉपर आयंस हैं ये और दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। कॉपर आयंस
दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं कॉपर आयंस, और कॉपर मेटल बन गया। और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। तो बेटा कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है? 0.34 है। और जिंक की, दोबारा मैं लिख रहा हूं जिंक की, देखो जिंक आयन से जिंक मेटल बन गया है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट। और याद कर लो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट। एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं हम। देखो किसी भी एलिमेंट की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते, उसको हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। रिलेटिव का मतलब है रेशियो है, कंपेयर है। कंपेरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखी गई है, फिक्स की गई है अपनी तरफ से, वो 0.0 वोल्ट है। बेटा हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट रखी गई है। तो अब देखो हाइड्रोजन आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट है, याद कर लो। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। बेटा हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके सिलेबस में भी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर माना जाता है कि भाई ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इसकी वैल्यू 0.00 रखी हुई है। कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है? 0.0। अच्छा, जब भी बेटा दो एलिमेंट को आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि वोल्टिक सेल जो होता है, जो अब हम पढ़ेंगे, वोल्टिक सेल में क्या होता है, दो हाफ सेल्स होते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन होगी। बेटा वोल्टिक सेल में क्या होगा? दो हाफ सेल्स होते हैं, हर हाफ सेल में मेटल की प्लेट को डिप किया जाता है उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। अगर दो सेल्स हैं, एक कॉपर है एक जिंक है, बेटा दो सेल्स हैं, एक जिंक एक कॉपर, तो हर हाफ सेल में क्या होगा? एक हाफ सेल में जिंक की प्लेट को डिप करेंगे जिंक सल्फेट में, और दूसरे हाफ सेल में क्या होगा? कॉपर की प्लेट को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट में। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन का अमल होगा और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन का अमल होगा। तो वोल्टिक सेल, बेटा वोल्टिक सेल मुश्तमिल होता है दो हाफ सेल्स पे। याद कर लो, वोल्टिक सेल मुश्तमिल होता है दो हाफ सेल के ऊपर, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन। और हर हाफ सेल में क्या होता है? मेटल की प्लेट को डिप किया जाता है उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। हाँ, अब जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी, किस में रिडक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस तरीके से। तो याद कर लो, जिस हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। तो एलिमेंट विथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज। देखो एलिमेंट विथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई रिडक्शन नेगेटिव, वो विल ऑक्सीडाइज। देखो एलिमेंट ऑक्सीडाइज। and lose electron. An element
जिसकी ई रिडक्शन प्लस की होगी विल रिड्यूस। एंड गेन इलेक्ट्रॉन, वो रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब है जिसकी नेगेटिव की वैल्यू होगी, बेटा जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की है, साइन नेगेटिव की लगी हुई रिडक्शन पोटेंशियल में, वो ऑक्सीडाइज होगा। और जिसके लिए साइन प्लस की है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। और जिसकी नेगेटिव की साइन है वो ऑक्सीडाइज होगा। अब हम कंपेयर करते हैं जिंक और कॉपर को। बेटा देखो जिंक और कॉपर को कंपेयर करें, आपको कहा जाता है भाई दो हाफ शेल्स हैं, एक में जिंक है दूसरे में कॉपर है, तो स्पॉन्टेनियस तरीके से कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जिसकी नेगेटिव की वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल वो ऑक्सीडाइज होगा। अगर दोनों नेगेटिव की हो, ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों नेगेटिव की होंगी, मतलब दो एलिमेंट से दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो जिसकी ज्यादा नेगेटिव की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। बेटा दो एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव की है दोनों की, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव वाली होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी कम नेगेटिव वाली वाली होगी वो रिड्यूस होगा। दो एलिमेंट है, दोनों के अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव की साइन में है, बेटा दो एलिमेंट्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव की साइन में है, दोनों की पॉजिटिव की साइन में है, तो जिसकी कम पॉजिटिव वाली होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी ज्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो रिड्यूस होगा। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक पूरी सीरीज है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा टॉप पे लिथियम है, सबसे ज्यादा जो टॉप पे है वो लिथियम है, क्योंकि लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, -3.05। ठीक है, अब देखो लिथियम टॉप पे है, लिथियम आइंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लिथियम मेटल बन जाता है सॉलिड में, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -3.05 वोल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये। तो जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की है वो बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, इसलिए इससे कोई ज्यादा नेगेटिव का है ही नहीं, ये सबसे हाई नेगेटिव का है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रेडिली ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, रेडिली ऑक्सीडाइज होगा। इन एक्यूएस सॉल्यूशन, एक्यूएस सॉल्यूशन के अंदर, और इसका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, लिथियम सॉलिड जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी वो बेटा प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो प्लस की, मतलब उसके अपोज साइन होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, बेटा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस की हो जाएगी। देखो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो प्लस की होगी। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी एक्सेप्शनली हाई वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, या हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है जो प्रोमोट करती है इनको ऑक्सीडेशन के लिए। बेटा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है जो उसको प्रोमोट करती है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये लिथियम की बात हो गई। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बेटा लिथियम है। अब आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो है फ्लोरीन।
सबसे हाई वैल्यू प्लस की, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस की है वो फ्लोरीन की है। इसका मतलब है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो F2 है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें पता चलता है कि एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। और याद कर लो, कंपैरिजन के लिए जब भी हम कंपेयर करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी हम लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को हम कंपेयर करते हैं। सपोज करते हैं जिंक और कॉपर को हम कंपेयर कर रहे हैं। बेटा दो हाफ सेल्स है हमारे पास, एक जिंक है जिसके अंदर जिंक की प्लेट को डिप किया है जिंक सल्फेट के अंदर, जिंक की प्लेट को डिप किया है जिंक सल्फेट के अंदर, और दूसरे में कॉपर की प्लेट है जिसको डिप किया है कॉपर सल्फेट के अंदर। अब बताएं ऑक्सीडाइज कौन होगा और रिड्यूस कौन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो, तो कंपैरिजन के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होती है वो ऑक्सीडाइज होता है। देखो जिंक और कॉपर को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो जिंक आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिंक सॉलिड बन गया, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जिंक की है -0.76 वोल्ट, माइनस की वैल्यू है जिंक की। कॉपर आयंस हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, -0.34 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, एलिमेंट विथ रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज होगा। बेटा यहां पे दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है, यहां पे दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, मगर ऐसा तो होगा ही नहीं, रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा। तो एलिमेंट E reduction negative will oxidize, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो नेगेटिव वैल्यू तो जिंक की है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और उसका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स में वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो जिंक की नेगेटिव वैल्यू है इसलिए जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो याद कर लो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कंपैरिजन वाले, दो एलिमेंट के इलेक्ट्रो पोटेंशियल को कंपेयर करना हो और आपसे पूछा जाए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन गेन करेगा, तो वैल्यू को देखना पड़ेगा आपको। और कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल को। जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है वो बेटा ऑक्सीडाइज होगा, याद कर लो, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइज होगा जिंक। ठीक है बेटा, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन जाएगा, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन जाएगा। देखो जिंक का रिएक्शन रिवर्स हुआ है, जिंक का रिएक्शन रिवर्स हुआ है जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो गया और रिवर्स रिएक्शन में जिंक देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखो रिवर्स रिएक्शन में जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी 0.76 वोल्ट। बेटा जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट है। ठीक है, और कॉपर
रिड्यूस होगा। कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है। अच्छा, जिंक को क्यों ऑक्सीडाइज किया हमने? जिंक को इसलिए ऑक्सीडाइज किया क्योंकि जिंक की वैल्यू नेगेटिव की थी। तो जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होती है वो खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है, खुद ब खुद होना है, तो ऑक्सीडाइज जिंक को होना पड़ेगा जिसकी नेगेटिव की वैल्यू थी। अब इनको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो जाएंगे। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयंस और जिंक आयंस प्लस कॉपर, ठीक है। जिंक सॉलिड था वो आयन में तब्दील हो गया, एक्वस आयन बन गया। कॉपर जो एक्वस आयन में थे वो कॉपर सॉलिड में हो गया। इसका मतलब है जिंक सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा बेटा, जिंक जो का ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाएगा, आयन में तब्दील होगा। और जो कॉपर आयंस होंगे, जो कॉपर आयंस सॉल्यूशन में मौजूद हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, कॉपर मेटल में तब्दील हो जाएंगे। अब ई सेल, ई सेल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, जो रिएक्शन को ड्राइव करती है फोर्स। बेटा रिएक्शन को जो फोर्स ड्राइव करेगी, रिएक्शन को जो फोर्स ड्राइव करेगी जिसको हम ई सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, उसका फॉर्मूला है ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो फेडरर की बुक में फॉर्मूला थोड़ा चेंज है मगर आंसर वही आएगा। मैं आपको समझा देता हूं, पहले ये लिख दो, ई रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किस में हो रही है बेटा? रिडक्शन हो किस में हो रही है? रिडक्शन हो रही है कॉपर के अंदर 0.34। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? जिंक में। तो जिंक की हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे 0.76 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जवाब आएगा 1.1 वोल्ट। और ये जवाब प्लस का आया है, मतलब स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल का जवाब प्लस का आ जाता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। और ये रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको कहा जाता है जो सेल्फ हो जाए, खुद खुद हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जो फेडरर की बुक में फार्मूला है बेटा वो भी ऐसे ही है, मतलब ई सेल वो कहता है ई रिडक्शन ठीक है, ई रिडक्शन या ई, मैं बता, एक मिनट, ई रिडक्शन या लिख दो या ई कॉपर, ई कॉपर माइनस ई, माइनस लिखा होगा ई रिडक्शन जिंक। अच्छा, ई रिडक्शन कॉपर माइनस ई रिडक्शन जिंक। बेटा देखो का कहते हैं ई कॉपर रिडक्शन कॉपर की, देखो ई रिडक्शन कॉपर, तो कॉपर की रिडक्शन 0.34 माइनस ई रिडक्शन जिंक, माइनस ई रिडक्शन जिंक, तो ई रिडक्शन जिंक की है कितनी? माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.34 और प्लस का 0.76, जवाब वही आ जाएगा 1.1 वोल्ट। देखो हम क्या करते हैं बेटा, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन करते हैं। जाहिर एक एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जो ऑक्सीडाइज हुआ उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं, जो रिड्यूस हुआ उसकी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। मगर ये कह रहा है कि ई जो जिसमें रिडक्शन हुई है, कॉपर में जैसे रिडक्शन हुई है बेटा, कॉपर में रिडक्शन हुई है, तो ई रिडक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर की ई रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन ऑफ जिंक, ई रिडक्शन ऑफ जिंक, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएंगे, तो समझिए जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गई
जब जिंक के आगे माइनस लगा दूंगा, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल आगे मैं माइनस लगाऊंगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी उसकी। बेटा जो जिंक है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल अगर आगे मैं साइन माइनस की लगा दूंगा ना तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाती है। क्यों? इस तरह होता है, ई रिडक्शन बराबर माइनस ई ऑक्सीडेशन, साइन का फर्क है सिर्फ। जैसे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.34 हो जाएगा। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब है बेटा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस की है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस की हो जाएगी, उसके आगे माइनस लगाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। तो इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल के आगे माइनस लगाने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाती है। तो देखो, तो ये जिंक के आगे, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल आगे साइन किसकी लगाई? माइनस की, तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 से प्लस की, तो वही जवाब सेम आ गया। तो जवाब सेम आएगा। तो बच्चे क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, मैं एक फार्मूला बता दूं, पंजाब की बुक में कुछ और फार्मूला लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें भी बेटा फार्मूला सेम ही है। तो देखो ये रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल या और जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, जवाब वही 1.1 आएगा। और जो पंजाब की बुक में फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है कि भाई ई रिडक्शन कॉपर की माइनस ई रिडक्शन जिंक की लिख दो, और जिंक की ई रिडक्शन, जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल इसके आगे माइनस लगाएंगे तो समझिए उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी बस। अच्छा अब हम कंपेयर करते हैं, अच्छा बेटा दोबारा मैं आता हूं वापस। देखो ई सेल का मैंने फार्मूला पहले इसमें क्या लिखा है, मैंने ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। अब बताओ रिडक्शन किस में हो रही है? बेटा रिडक्शन हो रही है जिंक में, और रिडक्शन हो रही है कॉपर में। रिडक्शन हो किस में रही है? कॉपर में हो रही है, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? जिंक में, तो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, क्या लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.7 प्लस की वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये जिंक की ऑक्सीडेशन है, मैंने लिख भी दी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दोनों को सम किया 1.1 वोल्ट। पंजाब की बुक में इसका फार्मूला ये कहता है, इस तरह लिखो, ई सेल का ई रिडक्शन कॉपर में हो रही है। बेटा ई रिडक्शन किस में हो रही है? कॉपर में, क्योंकि कॉपर ही तो रिड्यूस हो रहा है ना। तो ई कॉपर, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई रिडक्शन जिंक, ई रिडक्शन किसकी? जिंक की। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल आगे साइन माइनस की लगेगी, तो जिंक की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी ना। बेटा देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब इसको मैं इस तरह लिख दूं, ई रिडक्शन कॉपर की प्लस ई ऑक्सीडेशन किसकी? जिंक की। सही है। तो अब बताओ ये फार्मूला भी तो उसी तरह है ना, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल आगे साइन माइनस की लगा दी। बेटा जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका अगर साइन माइनस की लगाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी ना। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की साइन को चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वही है, साइन का फर्क है सिर्फ। देखो ये जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी साइन आगे माइनस की लगाओगे ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। तो यहां भी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं ना हम, बस यहां क्योंकि माइनस से माइनस करके हम प्लस ले लेते हैं, यहां पे डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया इसको, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे इसको, थोड़ा ध्यान दोगे तो बिल्कुल बात सेम ही है, थोड़ा इस पर गौर करोगे ना आप लोग, कोई डिफरेंस है ही नहीं इसमें। आगे भी प्रॉब्लम होंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी, ये तो पहला प्रॉब्लम है, उसके बाद आगे भी प्रॉब्लम आएंगे बेटा, तो आपको समझ में बात आ जाएगी। अच्छा अब हम कंपेयर करते हैं जिंक और हाइड्रोजन को। बेटा देखो जिंक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिंक सॉलिड बन रहा है, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। बेटा जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है।
जबकि हाइड्रोजन जो आयंस हैं हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 होगी। और ये दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है बेटा, दोनों की, क्योंकि रिएक्शन को देख लो, रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल मिली होगी, आपको दी जाएगी दोनों एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल। डिसाइड आपने करना है, जैसे 2 बच्चों की मेट लिस्ट आपको दी जाए या 4-5 बच्चों की नंबर दिए जाए, आपने डिसाइड करना भाई जो है वो हाईएस्ट मेरिट किसका है, लोएस्ट किसका है। इसमें भी ऐसा ही है, डिसाइड आपने करना है कि ऑक्सीडाइज किसने होना है, रिड्यूस किसने होना है। तरीका आपको मैंने बता दिया, जिसकी नेगेटिव की वैल्यू होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो होगी, वो ऑक्सीडाइज होगा। दोबारा मैं लिख देता हूं, एलिमेंट विथ लो वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन विल ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वही ऑक्सीडाइज होगा। अब बताओ कम माइनस की है या जीरो है, आप खुद बताएं। माइनस की कम है बेटा, जिंक की वैल्यू माइनस की है, जिंक की कम है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। देखो जिंक की वैल्यू कम है बेटा, माइनस की वैल्यू है ना कम होती है, जीरो से भी कम है, तो ऑक्सीडाइज जिंक होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। देखो ऑक्सीडाइज जिंक होगा और हाइड्रोजन क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ऑक्सीडाइज देखो जिंक को कर रहे हैं, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा। जिंक सॉलिड से जिंक आयन बने और जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। देखो जिंक ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, मैंने आपको बता तो दिया ऊपर भी, इससे पहले भी। यही तो बात है, इस टॉपिक को समझने के लिए ये चीज होती है। आप रिडक्शन पोटेंशियल को वैल्यू को याद नहीं करें, आप उसके कंसेप्ट को समझो, उसको मैसेज को समझो कि वो क्या कहना चाहता है। रिडक्शन पोटेंशियल कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में बताता है कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस होगा, वैल्यू से पता चलेगा हमें। तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। याद कर लो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस की है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अब बताओ ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिंक। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, और जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस की 0.76 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक की, वो ऊपर वाली रिडक्शन पोटेंशियल थी। साइन का फर्क आ गया बस, साइन का फर्क है बस, सॉरी वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की प्लस की हो जाएगी। अच्छा हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दो, अब इनको सम कर दो, तो जिंक प्लस हाइड्रोजन आयंस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये देखो, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस। देखो जिंक ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन रिडक्शन है। अब इसका ई सेल कैसे निकलेगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ई सेल का, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। बेटा ये फार्मूला है इसका, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। अब बताओ रिडक्शन किसमें हुई है, आप खुद देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ी है, आप खुद देखो किसके अंदर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन के अंदर। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 0.0 वोल्ट। ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक के अंदर, तो जिंक की अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेंगे 0.76 वोल्ट प्लस की।
तो जवाब क्या आएगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। अच्छा, पंजाब के मुताबिक इसका इस सेल का जवाब कैसे निकलेगा? वो कहता है रिडक्शन किस में हो रही है? हाइड्रोजन में। तो ई रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन माइनस माइनस आगे कह रहे ई रिडक्शन ऑफ जिंक आइंस। ई रिडक्शन ऑफ जिंक लिख देता हूं बस, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है? 0.0 माइनस फार्मूले का, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल रखो यहां। जिंक की क्या, क्योंकि फार्मूला इसका अलग है, -0.76। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो जवाब तो वही सेम आ गया ना। जवाब क्या आ गया? वो सेम तो जवाब आया यहां पे। तो बेटा इस फॉर्मे में इसमें कोई फर्क नहीं है, आप मत समझो कोई फर्क है। क्यों फर्क नहीं मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे ई रिडक्शन, इसका मतलब है ई रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। ई ऑक्सीडेशन किसकी है? जिंक की। एक ही बात है। देखो अब देखो यहां पे मैंने ई रिडक्शन जिंक की लिखी, मगर साइन आगे मैंने माइनस की लगा दी। जब जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल आगे साइन माइनस की लगेगी तो समझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। तो देखो दोनों का इसलिए जवाब सेम आया है, दोनों का जवाब बेटा सेम इसलिए आया है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। अच्छा, अब हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं कॉपर के साथ। बेटा हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस बन गए। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो रहे हैं। और उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है माइनस की, सॉरी, वो है 0.0 वोल्ट। बेटा 0.0 वोल्ट है हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर आयंस हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन गया, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। अब ये बताएं मुझे कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा? आपको कंसेप्ट मैंने दे दिया, और कंसेप्ट ये है एलिमेंट विथ लो वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन विल ऑक्सीडाइज। एलिमेंट जिसकी ई रिडक्शन की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। देखो बेटा एलिमेंट जिसकी ई रिडक्शन की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। देखो एलिमेंट जिसकी ई रिडक्शन की वैल्यू कम है, लो है, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो आप बताएं इनमें कम किसकी वैल्यू, कॉपर की है या हाइड्रोजन की है? हाइड्रोजन की कम है, कॉपर की ज्यादा है, तो यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। देखो यहां इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन होता है, ना कि कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। तो यही देखो क्वेश्चंस में भी वहां पे आपको ये बताना है, वहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा जाएगा। वहां से आप मतलब आपको ये मतलब पूछा जाएगा कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, किसके अंदर रिडक्शन होगी।
ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, इस सेल का रिएक्शन, क्योंकि अगर इस सेल का जवाब प्लस का आता है तो स्पॉन्टेनियस है, अगर नेगेटिव का आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ऑक्सीडाइज होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में तब्दील होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर मेटल बन जाएगा, जीरो पॉइंट 3 वोल्ट। बेटा कॉपर के अंदर रिडक्शन हो रही है, कॉपर की वैल्यू 0.34 है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऐड कर दो, दो इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कट गए, हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर आयन, एरो हाइड्रोजन आयन और प्लस कॉपर, ठीक है। अब इसके अंदर कॉपर में रिडक्शन हुई है, कॉपर रिड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन क्या हुई है, जीरो, तो जवाब आएगा 0.34 वोल्ट, और स्पॉन्टेनियस है ये, ठीक है। अब जो फेडरल की बुक में तरीका है ई सेल निकालने का, वो कहता है ई सेल इससे निकलेगी, ई रिडक्शन ऑफ कॉपर माइनस ई रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये है फार्मूला उसका, ठीक है। अब ई कॉपर की रिडक्शन कितनी है, 0.34 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो आएगा 0.34 वोल्ट आएगा। अच्छा, तो बेटा आज हमने ब्रीफली इसका मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ा है इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में, ताकि इलेक्ट्रोपोटेंशियल है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल से किस तरह में पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो कल इंशाल्लाह हम इस रिएक्शन पढ़ेंगे जो स्पॉन्टेनियस भी होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में और जो एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। याद कर लो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं करनी है बेटा, याद सिर्फ हाइड्रोजन की कर लो क्योंकि 0.0 है, याद हाइड्रोजन की इसीलिए करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ उसको कंपेयर करते हैं। बाकी कॉमन एलिमेंट्स के अगर याद कर ले तो लिथियम की है, जिंक की है, कॉपर की है, क्योंकि ये ज्यादातर एलिमेंट यूज होते रहते हैं, इनकी अगर याद कर लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। कल इंशाल्लाह और आगे मजीद टॉपिक पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा ये समझें इसका आखिरी टॉपिक है, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक हो गए हैं, सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए, इसके अंदर जो भी टॉपिक थे वो सारे पढ़ लिए, तो छोटा चैप्टर है, बाकी सारे टॉपिक पढ़ लिए। बाकी इसके अलावा और जो टॉपिक फेडरल के सिलेबस में है, टॉपिक में है, मगर वो उसमें शामिल ही नहीं है, टेस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए उनको नहीं पढ़ेंगे हम। जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर थे वो सारे पढ़ा दिए, और कल बाकी इसको जो होगा कल भी पढ़ेंगे, सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी इलेक्ट्रोपोटेंशियल। और इलेक्ट्रोपोटेंशियल इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, क्योंकि थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ये।